ठीक है। आर्टिकल इसका याद रखिए, आर्टिकल जो है इसका ये बहुत ठीक से समझिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। क्या की बात करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। He is the head of Indian Account and Accounts Department. He is the guardian of the public purse and control the financial system of the country, both central level और state level पे, ठीक है। His duty is to uphold the Constitution of India and laws of the Parliament in the field of financial administration. तो financial administration में इसको बहुत important ऑफिस कहा गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज वन ऑफ द बुलवार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको बुलवार्क कहा जाता है। किसके साथ? इस चार पांच लोगों को बुलवार्क रखा जाता है। तो जिसमें से बुलवार्क में डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया का बुलवार्क में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कैग, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी को बुलवार्क कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बुलवार्क कहते हैं। तो ये जो है डेमोक्रेसी सिस्टम को सेटअप करने का, तो इसमें चार लोगों का नाम लिया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी एंड कैग, ठीक है। किनको कहा जाता है बुलवार्क? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बुलवार्क की कैटेगरी में कौन से रखे जाते हैं। तो कौन कौन रखा जाता है? कैग, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कैग, अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अपॉइंटमेंट किसको किया जाता है? तो अपॉइंटमेंट जो होता है कैग का, वो प्रेसिडेंट करेगा अंडर हिज वारंट एंड सील, और ठीक है। और उसके बाद में फिर वो क्या कहेगा कि मैं मतलब ओथ लेगा वो कि मैं जो है एलिजेंस रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन से, पूरा इंटीग्रिटी इंडिया की अपलोड करूंगा, ड्यूटी फेथफुली करूंगा, ये सारी वो लेगा, ओथ लेगा, इल विल के बिना करूंगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा। इसका टेन्योर कितना रहेगा? फिर वो क्वेश्चन आता है, टेन्योर 6 ईयर्स रहेगा, 65 साल एज रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। अब ये बात आती है क्या इसको हटाया कैसे जाएगा, इसका रिमूवल? तो प्रेसिडेंट उसी तरह हटाएगा जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है। तो इसको हटाने के लिए रिजोल्यूशन पास करना होगा दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से, वही सेम बात है। और उसमें भी मतलब ग्राउंड है चीफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, वही चीफ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है उसी तरह, यानी नॉर्मल प्रोसीजर नहीं कि आप जब मर्जी तब हटा दो, ठीक है। और कैग का मेन क्या है? उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, ठीक है, यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी नॉर्मली आप हटा नहीं सकते उसको। उसको फर्दर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर क्या नाम है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एनी स्टेट, ठीक है। और जब वो कैग नहीं रह जाएगा फिर उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हिज सैलरीज वगैरह जो होती हैं वो चार्ज होंगी, ठीक है, डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और वो जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होंगी, और नाइदर ही सैलरी नॉर, ठीक है, उसको सैलरीज वगैरह उसकी कम नहीं की जा सकती किसी भी तरीके से। और इसका जो है द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मतलब द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो प्रेस्क्राइब करेगा, ये कैग ही करेगा, अपने बंदों की सैलरीज वगैरह डिसाइड करवाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसकी सारी जो वो हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो कैग के ऑफिस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी है, अलाउंसेस हैं, पेंशन है पर्सन की, जो भी इसके ऑफिस में सर्व कर रहे हैं उनका भी ये सब चार्ज है कंस्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया, यानी सिर्फ कैग की सैलरी नहीं, पूरी ऑफिस की सैलरी चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग, कैग को कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैग पार्लियामेंट में के बोथ हाउसेज में, यानी कैग का कोई मिनिस्टर नहीं है, यानी वो किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, ठीक है, जो अपना काम करे, क्योंकि जब मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए तो फिर मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बंदा, ठीक है। तो इसकी ड्यूटीज क्या है? इसकी ड्यूटीज आर्टिकल 148 के तहत कैग है, 149 के अंदर इसके बारे में बात हुई है कि ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द पावर ऑफ द कैग। तो इन उसमें उसकी ड्यूटीज क्या है भाई? वो सारी ऑडिटिंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा? ऑडिटिंग करेगा सारी। और ऑडिटिंग करने के बाद में उसकी तो ड्यूटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कैग लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट, क्या करना है? ही ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू द ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, हर स्टेट का क्या वो कैग करेगा? हाँ, कैग करेगा, ठीक है, जितना भी होगा यानी कैग ही करेगा। और जितने भी मतलब ये है ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट एज वेल, ये सारा जो है अकाउंटिंग करने का काम सारा जो करेगा वो ही करेगा। उसके अलावा
अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो सारा, यानी जितना कुछ भी स्टेट के अंदर सेंटर के अंदर मेन जितनी भी ऑडिटिंग हो रही है वो सारी ऑडिटिंग क्या करेगा, प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस भी करेगा, ऑडिटिंग करेगा, सारा काम उसका है। उसकी रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट लेट टू द अकाउंट। देखो यहाँ पे एक चीज देखें आप, जो he submit his report related to the account of the center to the president who shall in turn, ठीक है, place this before the house of parliament, पार्लियामेंट के सामने इसकी रिपोर्ट को रखेगा वो, ठीक है, और ये वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को हर मैटर में, और जो भी मतलब सेंटर के अकाउंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, और वो जो स्टेट की हैं यानी स्टेट की जितनी भी चीज़ें हैं उसको किसको देगा, गवर्नर को देगा, ठीक है ना, और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर को देगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये ड्यूटी है, यानी कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट अपने पास नहीं रखेगा, उसका मन करे दे या नहीं दे, वो पार्लियामेंट को देगा, और यहाँ पे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को देगा, ये पक्का है, ठीक है ना, यानी पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा वहां पे, यानी कि कैग की रिपोर्ट हमेशा पार्लियामेंट जानी है। और उसके बाद में फिर क्या है, ये असर्टेन द सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स एंड ड्यूटीज, ये है हिज सर्टिफिकेट इज फाइनल नेट प्रोसीड का, मीन्स द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स एंड ड्यूटीज माइनस कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन। मतलब अब इतना ध्यान रखिए कि वो जो नेट प्रोसीड वगैरह का जिसकी रिपोर्ट लगाएगा जो ना, वो सब फाइनल होगी। अब ये इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा पार्लियामेंट में, तो एक तरह से इसकी रिपोर्ट के बेसिस पर खेलता जो है वो खेलता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो मैंने बताया आपको, कोई मिनिस्टर नहीं खेलेगा इस पर, पब्लिक अकाउंट कमेटी खेलेगी। तो ही एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि मैंने आपको बताया इसका जो मतलब चेयरमैन होता है ओपोजिशन का बंदा होता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब इसकी ही कंपाइल्स एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी सारा वो रखता है ऑडिट, और सारी रिपोर्ट जो है इसको, और ये यानी ये सबमिट करता है 3 ऑडिट रिपोर्ट, प्रेसिडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दे दिया उसने प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है ले दिस रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन करती है इस रिपोर्ट को, और जो भी फाइंडिंग्स होती है पार्लियामेंट की। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि मतलब पहले वो सारी रिपोर्ट जो है वो देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, उसको देना पड़ेगा उसको किसको, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट क्या करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एक सारा देखेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द, मतलब ये जितना भी एक्सपेंडिचर है इसको कंपेयर करती है वो, कि कितना इसने अलॉट किया था, कि पार्लियामेंट ने कितना उन्होंने खर्च किया, वो सारा जो काम है वो सारा कैग का है, कैग ही सारी चीज़ें करेगी। रोल क्या है, अब देखो ये यहाँ पे जो खर्चा पानी है सारा तो पैसे ही से चल रहा है, तो रोल है कैग का कि अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉज है उनके खिलाफ तो नहीं हो रहा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा तो नहीं है मिसमैच हुआ है, कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है, ऐसा तो नहीं है जितना फंड अलॉट किया गया था खा लिया गया, उस पर काम नहीं किया गया, उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ बनाना है, असरटेन करना उसमें क्या विजडम सही से तरीके से खर्च किया गया है, क्या प्रायोरिटी में खर्च किया गया है, वो सारी बातें क्या मतलब सही से वो किया गया, वो सारा चीज़ वो विजुलाइज करके वो सारी चीज़ें करके कंपाइल करके देता है। तो ये तो एक वो हो गया। या अब यह आता है कि क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन को भी करता है ऑडिट, हाँ वो बिल्कुल करता है। पब्लिक जो कॉर्पोरेशन है यानी सीपीएसयूज वगैरह उनको भी करता है वो, ठीक है ना, यानी सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट को करता है, जो सीपीएसयूज वगैरह होती हैं सेंट्रल पीएसयूज वगैरह उनको भी वो करता है कि क्या नाम है, उनकी भी ऑडिटिंग करता है, ठीक है ना। तो ये काम उसका है। तो यानी कि इसका रिलेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सम कॉर्पोरेशन आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द कैग, फॉर एग्जांपल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल, ओएनजीसी, एयर इंडिया, ये सब जो है ये डायरेक्ट कैग करता है। सम अदर कॉर्पोरेशन ऑडिटेड बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कैग। कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन भी होते हैं जिनको जो है कैग करवाता है अपनी सुपरविजन में, ठीक है, वो अदर से। सम अदर कॉर्पोरेशन आर टोटली सब्जेक्ट टू द प्राइवेट ऑडिट। कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन भी होते हैं जिनका सिर्फ प्राइवेट ऑडिटिंग होती है, उनको जो है कैग नहीं करता। अब एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑडिटिंग कैग करता है? आंसर है नो, ठीक है, ओके। तो सम अदर कॉर्पोरेशन आर टोटली, यहाँ इस पॉइंट में आपको मिलेगा, ठीक है, टोटली सब्जेक्टेड टू द प्राइवेट ऑडिट। In other words, their audit is done exclusively by private professional auditors, and CAG does not come into this picture at all. They submit their annual report and the audit account directly to the parliament. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेशन ऑफ आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इनका ऑडिटिंग जो होती है वो कैग नहीं करता है, ठीक है।
कैग डज नॉट कम इनटू पिक्चर। क्या डे? अब देखो, तो the role of CAG is auditing the government companies is also limited. They are audited by the public auditor who are appointed by the government on the advice of CAG. तो CAG बेसिकली एडवाइस करता है, सुपरविजन करता है, लेकिन ऑडिटिंग मतलब बेसिकली प्राइवेट प्रोफेशनल को दिया, लेकिन सुपरविजन कैग का रहेगा उसमें। इन 1968 ऑडिट बोर्ड वर एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ कैग, एक ऑडिट बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। कैग टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट टू हैंडल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट स्पेशलाइजेशन इंटरप्राइजेस लाइक इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील और ये वो, क्योंकि कैग के पास सारे एक्सपर्ट नहीं होते, तो कई बार इंजीनियरिंग वगैरह के जो मैटर्स होते हैं उसमें उतना समझ नहीं होती, तो इसलिए वो एक्सपर्ट मतलब लोगों को भी रखा जाता है इसमें, ठीक है। बट ऑडिटिंग करने का मतलब इसका बहुत बहुत पावर है इसके पास ऑडिटिंग करने की, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ऑडिटिंग करने में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सारी यानी स्टेट गवर्नमेंट तक की ऑडिटिंग करे डाल रहा है, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या लो जान लोगी बच्चे की हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर का, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर का सारा ऑल बॉडीज जितने भी हैं फाइनेंशियल मैटर के, सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अदर कॉर्पोरेशंस वगैरह भी हैं, ठीक है, उनको भी देख लेता है, यानी बहुत पावर इसके पास ऑडिटिंग की है, ठीक है, थोड़ी बहुत पावर नहीं, बहुत पावर है, ठीक है। तो ये बात आप सब समझ लीजिए। उसके बाद में फिर आप और यहाँ पे बात आ गई कि इसको थोड़ा सा क्या नाम है क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि किस बात पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है? क्रिटिसाइज इस बात पे किया जा रहा है कि भैया तुम ऑडिटर हो, ठीक है, ये क्या नाम है आपका एप्लीबे, इन्होंने पॉल एच एप्लीबे, इन्होंने जो है इसको थोड़ा सा वो किया है, मतलब क्रिटिसाइज वगैरह किया है। उनका कहना यह है कि तुम्हारी रिपोर्ट तुम क्या नाम है सिर्फ कॉलोनियल रूल जो आपके यहाँ था उसकी वजह से आप अपने आप को कैग कह रहे हो, बट यू आर नॉट कैग, यू आर जस्ट ऑडिटर, आप कंट्रोलर नहीं हो, आप सिर्फ ऑडिटर हो। और यही बात कहकर उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एडवाइस कर सकते हो। तो ये बात है। तो मेनली आपका आर्टिकल 148 कंट्रोल एंड रिलीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूटीज़ जो है और पावर जो है वो 149 के अंदर है। उसके अलावा 150 के अंदर जो है फॉर्म यूनियन और स्टेट का जो है फॉर्म ऑफ अकाउंट की बात की गई है। 51 में ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है। तो आर्टिकल 148, 149 एंड 151 ये आप याद रखेंगे। दीज आर ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, बस कैग के बाद तो मेनली आपको यही याद रखना है कि भाई ये जो है सारी ऑडिटिंग करने का काम करता है, 6 साल टेन्योर रहता है, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाएंगे, कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया पे इसके ऑफिस की भी एक्सपेंडिचर चार्ज होता है, बस इतना याद रखेंगे हो जाएगा काम। उसके बाद आपका आता है